हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमने लाइव रिवीजन करा। बहुत ज्यादा टाइम लगा इसके थ्योरीज को कवर करने में, इसके न्यूमेरिकल्स के हर एक टाइप के मैंने कवर करा दिया आपको लाइव क्लास के अंदर। तो आज चलते हैं एक एक करके अच्छे से इसके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को बनाते हैं। आप मुझे बताना स्कोर आउट ऑफ 20 आपका कितना आता है, और जो क्वेश्चन गलत जाए उनको लिख के रख लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ये वाली जो पीपीटी है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसपीसी से आपके अंदर एक क्रैश कोर्स बना रखा है, उसके अंदर आपको ये लाइन बाय लाइन पीडीएफ मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1। इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब सबको पता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये कौन सी कंजप्शन है? ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन नहीं। ये है ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया क्लास। ये जो इंड्यूस कंजप्शन है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए यहाँ पे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करेक्ट है, और ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं। ये जो सी होता है ना, देखो आज मैं बताता हूँ आपको, एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। ये जो सी है इसका फॉर्मूला क्या है? ए बार प्लस बी वाई, और आई जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये जो ए है ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन, और फिर जो कंजप्शन टोटल निकल कर आता है ये इंड्यूस कंजप्शन है। ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई है। सो ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट तो कहीं आएगा ही नहीं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आएगा। बट यहाँ पे खाली ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ऑटोनोमस कंजप्शन भी है, इंड्यूस कंजप्शन भी है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये सब तीनों को ऐड करके क्या आता है? आपका एग्रीगेट डिमांड। तो पहले का डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द कंजप्शन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो कंजप्शन घटेगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अच्छा, मैं आपको ना मनी बैंकिंग के अंदर ये बताना नहीं बता पाया, लेकिन आप ध्यान रखना, जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है और जो रिजर्व रेशियो है ना, उसका क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे रिजर्व रेशियो बढ़ेगा ना, मल्टीप्लायर कम होगा, रिजर्व रेशियो घटेगा तो मल्टीप्लायर जो है वो ज्यादा होगा। स्टेटमेंट सेकंड, एग्रीगेट डिमांड कर्व, कंजप्शन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल करेक्ट है। एडी ये बनता है, कंजप्शन ये बनता है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये जीरो लेवल पे 45 डिग्री से निकलता है वाई। तो वाई और सी जहां पे बराबर होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है, तो ऑब्वियसली एपीएस कितना होगा? 0, बिकॉज दोनों को मिलाकर 1 होता है। तो अगर एक 1 है दूसरा 0 होगा। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इनकम कंजप्शन के बराबर होता है और वहां पे सेविंग्स क्या होती हैं? 0। तो ये सारी बातें लिख लेना, ये सारी बातें ब्रेक इवन पॉइंट्स की हैं। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 के बराबर होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पे आते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशन, क्या है? परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। देखो सीधी सी बात है, परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट अगर हम करते हैं तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आरबीआई परचेज करती है सिक्योरिटीज को, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। सेल करती है सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक को, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। लेकिन लाइन ढंग से पढ़िए, आपने क्या लिखा है? गवर्नमेंट, जबकि ये काम कौन करता है? आरबीआई। ये मॉनेटरी पॉलिसी में होता है, इन्होंने फिस्कल में डाल दिया, तो पहला तो गलत हो गया। अगर पहला गलत है, इन दोनों में से कोई अगर गलत है ना, तो आंसर सी और डी में से एक होगा। अगर पहला गलत है तो असर्शन ए इज फॉल्स और बट आर इज ट्रू, हमेशा यही ऑप्शन होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने आर तो पढ़ा नहीं, कैसे ट्रू कह दिया? भैया असर्शन ए फॉल्स किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ए फॉल्स सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो ऑब्वियसली आर ट्रू होगा। बाकी पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट टू इंक्रीज दी लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक करता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट वाला गलत था, तो ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू एमपीसी। जो मल्टीप्लायर है वो डैश रिलेटेड टू एमपीसी। ध्यान रखना, जो के है और एमपीसी है, रिलेशनशिप्स और वैल्यू इस चैप्टर में भर भर के थ्योरी थी। मैंने आपको बहुत डीपली बताया, क्लास में लर्न भी करवाया मैंने आपको।
मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ इनवर्स और एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या कह रहा है? द मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी। तो ये क्या होगा? डायरेक्टली, फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी। और एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 0 to 1 होती है और के की वैल्यू क्या होती है? 1 to infinity। तो ये सब बातें ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैव एन वैल्यू मोर देन 1, एक से ज्यादा किसकी वैल्यू हो सकती है? एमपीसी और एमपीएस, इसकी तो 0 to 1 होती है। और एपीएस माइनस में भी हो सकता है, जीरो में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बट एपीएस कभी 1 नहीं होगा। सारी इनकम का पार्ट आप सेव कभी नहीं कर सकते, लेकिन एपीसी जो है वो अकेला 1 हो सकता है। जितनी इनकम है आप उतना कंजप्शन कर सकते हो। इनकम 100, कंजप्शन 100, तब एपीसी जो है 1 हो जाएगा। और इनकम 100, कंजप्शन 120, तब एपीसी 1.2 हो जाएगा, जो कि मोर देन 1 है। एपीसी इकलौता मोर देन 1 हो सकता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो मिनिमम कंजप्शन है वो 120 है और इनकम 100 है। तो 20 रुपए आप अपनी पास सेविंग से यूज करोगे या फिर किसी से बोरो करोगे, भूखे नहीं मरोगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 7 की बात करते हैं। क्या है इसमें? एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। करेक्ट है, ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होता है। एपीसी फॉल कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन इनकम as proportion of income spent on consumption keeps on decreasing. APC falls continuously with increase in income. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा APC जो है वो घटेगा। as proportion of income spent on consumption keeps on decreasing. करेक्ट है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है ना, तो हम खर्च जो है वो धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं और सेव ज्यादा करने लग जाते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, तो एपीसी की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब आप 10,000 महीना कमा रहे थे तब आप 9,000 खर्च कर रहे थे, यानी कि 90%, 0.9 आ गया एपीसी। लेकिन आज आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो तो सिर्फ आप 1 लाख खर्च करते हो, यानी एपीसी कितना आ गया? 50%। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो एपीसी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, बिकॉज आप उतना खर्च नहीं करते, फिर बचाने लग जाते हो, पैसा बनाने लग जाते हो, ग्रो करने लग जाते हो। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम कंजप्शन के बराबर होता है, क्योंकि सेविंग 0 होता है और मिनिमम कंजप्शन कुछ ना कुछ, ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, बट दोनों का आपस में कोई रीजन वाला हिसाब किताब नहीं कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो असर्शन रीजन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना, मैं सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगा स्पेशली फॉर असर्शन रीजन। मैं सब कुछ करने का तैयार हूं, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट क्या है? कंसिस्टेंटली क्लास लो, हर एक वीडियोस को देखो और उनको प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो 8th क्वेश्चन आप अपने आप देखो। अंडर द केनिशियन थ्योरी रेफरेंस लाइन, देखो रेफरेंस लाइन जो स्ट्रेट लाइन है ना एग्रीगेट सप्लाई, वो कितने डिग्री से बनता है? ये जो रेफरेंस लाइन है जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई लाइन बोलते हैं, एएस लाइन, तो वो कितने डिग्री से बनता है? 45 डिग्री से बनता है। If the value of investment multiplied is 4, disk saving is -60, identify the correct। देखो disk saving -60 है, तो ये सारे ऑप्शन सही है। अगर मल्टीप्लायर 4 है तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। सो MPS इक्वल टू 1/4, 0.25, और MPS 0.25 है। देखो 0.25 कहाँ पे? इसी ऑप्शन में है। तो सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू -60 प्लस 0.25y। सो 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 10th पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ डैश कैन नेवर बी नेगेटिव। किसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती? इसकी तो हो सकती है, इसका तो हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है किसका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इन तीनों की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। आगे, एंड कैन नेवर नेगेटिव बट वाइल डैश कैन हैव वैल्यू इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू हो सकती है? एपीएस की वैल्यू इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकती। तो एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है अकेले, और एमपीएस जो है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हालांकि एमपीसी और एमपीएस दोनों की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर सारी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लिया तो एमपीसी 1, सारी एडिशनल इनकम को सेव कर लिया तो एमपीएस 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर 1 हुआ तो दूसरा 0 हो जाएगा, लाइक एमपीसी 1 तो एमपीएस 0, एमपीएस 1 तो एमपीसी 0। बट एपीसी और एपीएस में से एपीसी 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 और नेगेटिव कभी एपीसी नहीं हो सकता। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी यूनिटी। जो एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है यूनिटी की, 0 to 1 के बीच रहता है। अगला,
As income of economy increases, the proportionate increase in level of consumption is always more than the increase in level of income. गलत, increase in level of savings, सॉरी ये बिल्कुल उल्टा लिखा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या आप कंजप्शन इनकम से भी ज्यादा बढ़ा दोगे। मेरी सैलरी 20% बढ़ी तो क्या कंजप्शन में 30% से बढ़ा दूंगा? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, उल्टी बात कर रहा है, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इस हिसाब से 11 क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Suppose in a hypothetical economy the income rises from 5,000 crore to 6,000 crore। किसी भी hypothetical economy में इनकम 5,000 से 6,000 करोड़ तक बढ़ गया है, ठीक है। तो y1 आ गया 5,000, y2 आ गया 6,000, तो चेंज इन y जो आ गया वो है 1,000 करोड़, डेल्टा y चेंज y2 माइनस y1। एज अ रिजल्ट कंजप्शन इंक्रीजेस 4,000 to 4,600 crores। MPC in such case would be, आपको MPC बोला है तो चेंज इन C कितना आएगा 600, 4,600 माइनस 4,000, और MPC का फॉर्मूला है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y 0.6, 0.6। तो यानी कि 12 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 4, अभी अभी आपने देखा था अगर आपको मल्टीप्लायर का 4 दे रखा है तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस होता है। सो एमपीएस इक्वल टू 1 अपॉन 4 दैट इज 0.25। अगर एमपीएस 0.25 है तो एमपीसी आएगा 0.75, ये ध्यान रखना। ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 है, द रिलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी यानी एमपीसी और y, तो ये हो गया 30 प्लस 0.75 y इंड्यूस कंजप्शन, और ये हो गया इंड्यूस कंजप्शन, ये हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन c इज इक्वल टू 30 प्लस 0.75 y। तो ये a ऑप्शन करेक्ट है, 30 प्लस 0.75 y, ठीक है। 13 का 14। Deflationary gap refers to the gap by which dash falls short of aggregate demand required to establish full employment equally। इसी साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। डिफ्लेशनरी गैप जो है इसका मतलब डिफ्लेशनरी गैप में एडी कम है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो कम है एग्रीगेट डिमांड से। तो यहाँ पे क्या है, एक्स एंटी नहीं एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड यानी कि जो एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो कम है एग्रीगेट डिमांड से टू स्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअल डिमांड यानी एक्स पोस्ट डिमांड, खाली एडी लिखा है तो हम एक्स एंटी ही मानते हैं, जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसे प्लान मानते हैं, एक्चुअल नहीं मानेंगे। When plan saving is less than plan investment, प्लान सेविंग्स जो है वो लेस है किससे, इन्वेस्टमेंट से। इट इंडिकेट सिचुएशन। तो देखो यार, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, एएस। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, एडी। तो एएस क्या है, सी प्लस एस, एडी क्या है, सी प्लस आई, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे ये एरो लगा के रखो, ये वाला एरो, सी से सी कट गया, तो यानी कि एस अगर ज़्यादा है आई से, इसका मतलब क्या है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, सॉरी एस अगर कम है आई ज़्यादा है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम है, और जो एडी है वो ज़्यादा है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है और एडी ज़्यादा है। 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आपने एक काम कर सकते हो, आप इस फॉर्मूले को खोल सकते हो। देखो यहाँ लिखो एडी, ये ऐसे लिखो, ये एएस लिखो। एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस, सी से सी कैंसिल। तो यहाँ एस ज़्यादा है आई से, लेकिन ऊपर क्या कह रहा है, एस लेस है आई से। तो आप इक्वल में तो आएगा नहीं। अब इस पे आ जाओ, एडी जो है ज़्यादा है एएस से, एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस, एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, सी सी कैंसिल हो गया। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है। यहाँ पे वही कह रहा है, सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसको फिट कर रहा है। सी ऑप्शन अच्छा है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। If increase in national income is equal to increase in consumption, identify the value of MPS। देखो, जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही कंजप्शन भी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज, अगर मान लो ये 100 है तो ये भी 100 है। अब MPC जो है वो क्या आएगा, 100 अपॉन 100। MPC 1 है तो MPS क्या हो जाएगा, 0। तो MPS क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ना, अगर इसमें K पूछता तो K का फॉर्मूला 1 अपॉन MPS दैट इज इन्फिनिटी। अगर K पूछता तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप आई होप आप बना पाए होगे। चलो ये वाला आप बताओ, द कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड अंडर द केनेशियन इकोनॉमिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये बिल्कुल वही है जो आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है
वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, ये ए बार प्लस बी वाई, यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन, इन दोनों के बराबर होता है। अभी बताया था ना आपको पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने बोला सी क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन प्लस ये एडी, एडी का फॉर्मूला है प्लस इंड्यूस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दिस इज नॉट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जीरो लेवल पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। तो ये हो गया पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड। आपको कंजप्शन का फॉर्मूला क्या है, तो ये हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन, ये हो गया इंड्यूस कंजप्शन। तो 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन, सम करेंगे तो क्या आएगा, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब देखो क्लास, पहला क्या है, सेविंग कर्व मेक नेगेटिव इंटरसेप्ट, सेविंग माइनस वाई से आता है, यानी माइनस होता है पहले, फिर जीरो होता है, फिर प्लस होता है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम जीरो है तो सेविंग यहां से निकलेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेविंग के लिए बोला है। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, सेविंग फंक्शन जो है फंक्शनल रिलेशनशिप है सेविंग्स और इनकम के बीच, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये शुरू में सेविंग्स जो माइनस होता है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग बात है। शुरू में क्यों सेविंग माइनस होता है, क्योंकि आपकी शुरू में आपकी इनकम इतनी नहीं होती और मिनिमम रिक्वायरमेंट कंजप्शन की कुछ ना कुछ होती है, वो खर्च करना पड़ता है, तो पास सेविंग से बोरो करते हो, जिसकी वजह से पास सेविंग निकालने की वजह से इस साल की सेविंग जो है वो माइनस हो जाती है। ऐसा कुछ रीजन नहीं लिखा है, ये दो अलग अलग बातें एक्सप्लेन कर रहा है। सो असर्शन रीजंस आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इन द फॉलोइंग डायग्राम ई एफ, तो ये ई एफ क्या है, ये हो गया एडी, ये हो गया एडी। ध्यान रखना एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये पेपर में आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से एडी बढ़ता है, और जिसकी वजह से दोनों एडी के बीच का जो गैप होता है वो होता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है, इन्फ्लेशनरी गैप। If MPS is 0.25, initial change in investment 250 crore, then the final change in income will be, MPS 0.25 है। देखो मैंने MCQ में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको आज अच्छे से लाइव क्लास के अंदर एक एक न्यूमेरिकल करा दिए हैं। तो आप ध्यान रखना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई दे रखा है 250 करोड़, और मैंने आपसे कहा भी था जहां भी डेल्टा आई आ जाए के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना। पहला फॉर्मूला 1/MPS, के आ गया 4, और दूसरा फॉर्मूला है के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, है ना, डेल्टा वाई नहीं पता, डेल्टा आई 250 है, 250 इंटू 4 क्या करोगे 1000 करोड़। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 250 करोड़ से, तो इकोनॉमी में जो इंक्रीज होगी इनकी इनकम, वो 1000 करोड़ से इनकम चेंज आएगा, चेंज इन इनकम 1000 करोड़ है। तो पहले अगर कोई इनकम रही होगी, मान लो पहले क्वेश्चन कहता कि पहले 500 करोड़ की इनकम थी, अब 1000 करोड़ से और बढ़ गया है, तो आज की जो न्यू इनकम आएगी वो आएगी 1500 करोड़। तो ये पूछा नहीं है, बट आप ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो बी केयरफुल क्वेश्चन को पढ़ते वक्त। तो 20 का ये ऑप्शन करेक्ट है, ये रहा। अब आप मुझे बताओ आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही गए, कैसा लगा। एडीएएस का चैप्टर मैंने 2 दिन में कवर कराया। पहले मैंने सारी थ्योरी अच्छे से रिवीजन कराई, केन्स की थ्योरी वगैरह, फिर मैंने आपको एक एक करके इसके सारे टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए। तो आई होप आपको चैप्टर से समझ आ गया होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे से बन गए होंगे। जो नहीं बने उनको लिख के रख लो, ताकि आप बिफोर एग्जाम प्रैक्टिस करके जा सको उन क्वेश्चन को। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक कर देना वीडियो को अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर साथ। टेक केयर, बाय बाय।